नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। साथियों, आज हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं, जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण है, यानी कि दो चर। इसमें दो चर होंगे, यानी अल्फ़ाबेटिक में दो चर लिए गए होंगे। जैसे यहाँ पर एक्स और वाई को लिया गया है, एक्स और वाई को लिया गया, ये दो चर हैं। अब इस दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ अनुपातिक कंडीशन होते हैं, जिससे कुछ निकल के, जैसे कि संगत और विरोधी लाइन जो होता है, इसकी जो रेखा चलती है, ग्राफिक रेखा, वो जब कब प्रतिच्छेदी होगी, कब समानांतर होगी, कब संगत कहलाएगा, कब विरोधी, कब अविरोधी कहलाएगा, इस बातों को समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो भी सवाल आएंगे सब इसी आधारित रहेंगे। तो आप ज़रूर इस चीज़ों को समझें, और मैं बड़ा ही प्यार से, बड़ा ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, और आप देखते रहें, ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए अपने क्लास को। तो चलिए, जैसे कि दिया यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण के दो चर दिए हुए हैं। यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है, जैसे a1x b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। अब यहाँ अनुपातिक कंडीशन जैसे है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर हो तो क्या हो, अगर दो समीकरण दिया हो, उसमें a1 को हम ले और a2 को ले, b1 और b2 को ले, और उसका अनुपातिक कंडीशन अगर निकाले तो वो क्या सब हो सकता है। जैसे यहाँ हमने लिख रखा है कि संगत होगा, अविरोधी होगा, प्रतिच्छेदी होगा, अद्वितीय हल होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपको अगर दो समीकरण दे दिया कि मान लीजिए 3x प्लस 6y इक्वल टू 12, ठीक। यहाँ पर दे दिया जैसे कि 4x प्लस 9y इक्वल टू 13। तो आप यहाँ जैसे करके देखें तो a1 क्या होगा, यहाँ पर ये a1 कहलाता है। x का जो गुणांक होता है वो फर्स्ट समीकरण में जो होता है वो a1 होता है। ये a2 ये b1 होता है, और ये c1 होता है। और सेकंड समीकरण में जो होता है x का गुणांक वो a2, y का गुणांक b2, और ये अचर पद होता है वो c2। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या होता है कि जैसे a1/a2 करके देखें और b1/b2 करें तो b1/b2, तो a1 क्या है 3, a2 कितना है 4, और b1 कितना है 6, और b2 कितना है 9। क्या ये आपस में बराबर हैं? क्या ये आपस में बराबर? अगर इसको सरलतम रूप में करें तो 3 दूनी में 6 कटेगा, 3 तिया 9 कटेगा। यहाँ पर 3/4 आएगा, और यहाँ पर 2/3। क्या ये आपस में बराबर है? जी नहीं, आपस में बराबर नहीं है। तो इस तरह से अगर कोई कंडीशन आता है तो क्या होगा, तो वो संगत होंगे, अविरोधी होंगे, प्रतिच्छेदी होंगे, अद्वितीय हल होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम ग्राफ बनाएंगे तब क्या होगा कि मान लीजिए एक लाइन जैसे यहाँ से यहाँ चला, और एक अगर यहाँ से चल जाए तो यहाँ प्रतिच्छेद कर दिया, यहाँ कर क्या दिया, प्रतिच्छेद। आप जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर ले, जैसे मैंने ये दो लिए मार्कर, और इसको अगर आपस में अगर एक इधर से गुजर रहा हो, एक इधर से गुजर रहा हो, ये अगर आपस में अगर यहाँ टकरा गया, ये आपस में टकरा गया, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया ना, प्रतिच्छेद किया ना, तो प्रतिच्छेद किया। अब बताइए, प्रतिच्छेद किया तो प्रतिच्छेद करेगा तो क्या होगा, हम जितनी बार किसी से टकराएंगे, हम अगर आपसे एक बार मिलेंगे तो कोई समस्या लेके, तो उसका हल कितना आएगा, एक हल, यानी अद्वितीय हल। अद्वितीय कहने का मतलब एक हल, कोई दूसरा हल नहीं, अद्वितीय हल। अब है प्रतिच्छेदी, तो प्रतिच्छेदी ही हुआ ना। देखिए तो आप, जैसे ये हुआ और ये अगर एक दूसरे से टकराए तो एक दूसरे रेखा को प्रतिच्छेद करे। जैसे यहाँ पर देखिए एक दूसरे रेखा को प्रतिच्छेद रेखा कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है ये, तो ये प्रतिच्छेद हो गया। अब यहाँ पर जैसे अविरोधी, अब हम आपके साथ हाथ मिला रहे हैं, हम आपके साथ हाथ मिला रहे हैं, ये आपस में मिल रहा है, तो क्या विरोध करेगा, जो विरोध तो नहीं कर रहा, अविरोधी है। ये क्या है, अविरोधी, ये अविरोधी है, विरोधी नहीं है। हम अगर आपसे मिले, आपसे हाथ मिलाएं, तो क्या हम आपका विरोधी हुए? नहीं ना। तो आपका
अविरोधी हुए हम। तो ये क्या होता है, जब संगत होता है तो संगत हुआ, हम आपके संग हैं, तो जब ये संगत होगा तो अविरोधी होगा, संग होगा तो अविरोधी। और प्रतिच्छेदी मैंने बता दिया कि ये प्रतिच्छेदी, और जब ये प्रतिच्छेदी हुआ तो क्या हुआ, अद्वितीय हल। एक बार टकराया तो एक हल, एक बार टकराया तो एक हल होगा ना, तो अद्वितीय। अद्वितीय कहने का मतलब केवल और केवल एक हल। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, केवल एक हल, केवल एक हल हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, केवल एक हल। अद्वितीय बोले तो केवल एक हल। प्रतिच्छेदी समझ में आ गया कि एक दूसरे से टकराना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देना। और जब हम संगत होंगे तो विरोधी नहीं होंगे, संग होंगे, आपके संग अगर हम होंगे तो क्या हम आपका विरोधी होंगे, नहीं, हम आपके अविरोधी होंगे। ठीक इस तरह से यहाँ पर देखिए क्या कि A/A2 इक्वल टू B1/B2 होगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होगा, डज नॉट इक्वल टू C1/C2। आप इसी को यहाँ पर चेंज करें, इसी को यहाँ पर अगर हम चेंज करते हैं, चलिए इसको हम यहाँ पर चेंज करते हैं, y का यहाँ पर हम कुछ चेंज करके देखते हैं। तो चेंज करने के बाद आपको यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर हम ले रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ मान लीजिए हम लेते हैं, आपको ले लीजिए, चलिए मैंने ले लिया। अब यहाँ पर आप इसको करें A1/A2 B1/B2 और C1/C2 करें, तो पहला समीकरण जो है उसमें x का गुणांक A1, y का गुणांक B1 और अचर पद C1। दूसरे समीकरण का में x का गुणांक A2, y का गुणांक B2 और अचर पद C2। अब आप यहाँ पर मान रखें तो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 सभी का मान रखें। A1 कितना दे रखा है 3, A2 कितना है 4, B1 कितना है 9, B2 कितना है 12 और C1 कितना है 12 और C2 कितना है 13। यहाँ पर अगर हम इसको सरल करें तो 3 3 में 9, 3 चौके 12, 3/4 3/4 बराबर 12/13। चलिए यहाँ देखते हैं तो A1/A2 बराबर है B1/B2 लेकिन डज नॉट इक्वल टू है C1/C2। C1 और C2 के बराबर नहीं है, तो C1 और C2 के बराबर नहीं है। तो इस तरह के कंडीशन अगर हमें आए किसी दो समीकरण को अगर हम निकालने के बाद अनुपातिक करने के बाद इस तरह का अगर संबंध हमको देखने को मिलता है तब क्या होगा, तब क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत, संग नहीं होगा, और संग नहीं होगा तो विरोधी होगा। संग नहीं है, अगर हम आपके संग नहीं चल रहे तो आपके विरोधी हुए, तो विरोधी। समानांतर, समानांतर कहने का मतलब ये जो समीकरण का अगर किसी लाइन का ये समीकरण है तो वो लाइन जो है क्या होगा, समानांतर होगा। वो लाइन क्या होगा, समानांतर, या तो ऐसे होगा किसी तरह से वो समानांतर, किसी तरह से वो लाइन क्या होगा, समानांतर होगा। वो लाइन आपस में समानांतर होंगे, और जब समानांतर होंगे तो टकराएगा ही कहीं नहीं। समानांतर मतलब उस लाइन के बीच हमेशा समान अंतर होगा, चाहे वो कितनी भी आगे चले जाए, कितनी भी दूरी तय कर ले, लेकिन उस दोनों लाइन के बीच जो है अंतर हमेशा समान रहेगा। तो हमेशा समान रहेगा, तो पहली बात क्या, असंगत है, असंगत है, हम आपके संग नहीं है तो आपके विरोधी हैं। और समानांतर है, और समानांतर है, कोई हल तभी निकलेगा जब समस्या उत्पन्न होगी, तभी तो हल उत्पन्न होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए लाइन आपस में कहीं टकरा ही नहीं रही, तो कोई समस्या ही नहीं उत्पन्न हो रही है, तो समस्या उत्पन्न नहीं होती तो हल कहाँ से निकलेगा, क्या हल निकलेगा, नहीं ना। तो चलिए यहाँ तो हल निकलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि रेखा जो है आपस में समानांतर है। जब ये इसमें कहीं टकराव हुआ ही नहीं, रेखा में लाइन में कहीं टकराव ही नहीं हुआ, तो लाइन में टकराव होगा तभी तो हल निकलेगा, जब समस्या उत्पन्न होगी तभी ना हल होगा। यहाँ पर हम देखे थे कि एक बार ये लाइन टकराया था, प्रतिच्छेद किया था एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया तो एक बार ये टच किया तो अद्वितीय हल, एक हल निकला। यहाँ पर कहीं टच ही नहीं कर रहा तो कोई हल नहीं। ठीक, अब चलिए हम इस पर करते हैं, ये 3 क्या कहता है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2।
इसमें क्या होता है, अभी ज़रा हम इसी एग्जाम्पल को थोड़ा इरेज करें और फिर इसको हम लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ लिया था 3x 4y और क्या लिया था 3x और मैंने यहाँ पर लिया था 9y और इक्वल टू 12 रख लिए। यहाँ पर हमने क्या लिया था 4x और यहाँ पर क्या लिया था हमने 12y और यहाँ पर क्या लें, यहाँ पर ज़रा सोचिए। चलिए ठीक, अब यहाँ पर देखिए तो a1 ये y का गुणांक b1 और अचर पद c1, यहाँ पर a2 ये हो गया b2 और ये c2। अब इस पर ज़रा देखिए, इसको ज़रा देखिए तो क्या होगा, ज़रा बैठाइए। तो a1 कितना है 3, a2 4, b1 9, b2 12, c1 12, c2 16। चलिए इसको सरल कीजिए तो कितना आएगा 3 तिये में 9, 3 चौके 12, 4 तिये में 12, 4 चौके 16, यानी 3/4, 3/4, 3/4, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब इस तरह का अगर कोई दो समीकरण दे दे, दो चर वाला रैखिक समीकरण दो को दे दे और उसमें अगर ये कंडीशन आ जाए कि ये तीनों आपस में बराबर हो जाए, a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 के, इक्वल हो जाए c1/c2 के, तब क्या होगा, तब क्या होगा संगत होगा। देखिए दो तरीके से संगत होता है, एक कहाँ तो यहाँ जहाँ प्रतिच्छेदी है वहाँ संगत, अविरोधी। जब ये संगत होगा तो अविरोधी होगा, संग होंगे तो अविरोधी, संग होंगे तो अविरोधी ही होंगे, संग नहीं होंगे तो विरोधी होंगे। जैसे यहाँ पर असंगत था, संग नहीं था तो ये विरोधी हो गया, हम संग हैं तो अविरोधी हैं। अब इसका मतलब क्या, आश्रित और संपाती का मतलब क्या, आश्रित और संपाती का मतलब दोनों लाइन ओवरलैप कर जाना, यानी एक लाइन अगर ये है तो दूसरा लाइन इस पर से ओवरलैप कर जाना, यानी इसी पे चल के जाना। कोई दूसरा लाइन गुजरेगा तो इस पर से होके गुजरेगा। तो आप जैसे बताइए यहाँ पर कि एक लाइन ये गुजरा और इसी पर अगर हम दूसरा लाइन गुजार दें, इसी पर हम दूसरा लाइन सटा गुजार दें, ओवरलैप कर दे, तो क्या ये कितनी बार टकराया क्या पता है, ये लाइन आपस में कितनी बार टकराएगा, क्या बहुत बार, अनेक बार। तो अनेक बार टकराया तो अनेक हल, ओवरलैप हो गया। आश्रित मतलब आश्रित हो गया, पूरा आश्रित हो गया। संपाती वही बात, ओवरलैप हो जाना, तो ओवरलैप हो गया, ये क्या हो गया ओवरलैप, यानी a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 और इक्वल हो जाए c1/c2, यानी तीनों इक्वल हो जाए, तीनों इक्वल हो जाए तो क्या होगा संगत होगा। देखिए संग हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, यानी संग हो रहा है, संग हो रहा है। और आश्रित ओवरलैप, यानी आश्रित बोले या संपाती, ओवरलैप अनेक हल, क्योंकि यह अनेक बार टकराएगा, इस पर से गुजरेगा तो अनेक बार टकराएगा और अनेक बार टकराएगा तो अनेक हल, एक बार टकराया तो एक हल, एक बार भी नहीं टकराया यानी ये समानांतर हो गया, एक बार भी नहीं टकराया ये प्रतिच्छेदी था, ये प्रतिच्छेदी था। और ये क्या है, ये ओवरलैप है, ये क्या है ओवरलैप। चलिए इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इसके सामने। तो ये क्या है ओवरलैप, यानी एक दूसरे पर से गुजर जाना, एक दूसरे पर से गुजर जाना, एक लाइन दूसरे लाइन पे पूरा ओवरलैप कर जाना। और पूरा ओवरलैप कर गया तो आप बताइए ये कितनी बार टकराया होगा, ये कितनी बार टकराया होगा, बहुत बार, अनेक बार, तो अनेक बार तो अनेक हल। और ओवरलैप हो गया एक दूसरे पे पूरे ओवरलैप, तो आश्रित बोले या संपाती। और संग आ गया, संग आ गया संगत, और संग जब ये हो गया तो अविरोधी। जैसे यहाँ पर संगत तो अविरोधी, प्रतिच्छेदी एक बार टच किया, एक लाइन दूसरे लाइन को एक बार टच किया तो अद्वितीय हल, यानी केवल एक हल। असंगत, असंगत, विरोधी, समानांतर, कोई हल नहीं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया तो आगे आने वाली प्रत्येक सवाल इसी पर ही रहेंगे और आपको इसको याद करना है ही।
अगर आपको 5 से 6 नंबर चाहिए तो आपको याद करना ही होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इससे 5 से 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसे याद करें। चलिए हम साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लें। अब अगर स्क्रीनशॉट हो गया हो तो अब हम सवालों की दुनिया में चले। तो चलिए अब सवालों की दुनिया में चलते हैं और इसे आप याद करें और देखते रहें। जब सवाल आएंगे सामने तो आप स्क्रीनशॉट को बार बार देखते रहे और हल करते रहे। वैसे हम आपको हेल्प करते रहेंगे कि हमने इस चीज़ों को सीखा था। प्रत्येक सवाल को हम बताएंगे और प्रत्येक सवाल के साथ इस चीज़ों को भी हम बताते चलेंगे। तो चलिए अब सवालों की ओर चलते हैं। तो चलिए ये रहा अपना पहला सवाल। क्या है? रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण 6x माइनस 9y प्लस 5 इक्वल टू 0 के कितने हल होंगे? देखिए अभी हमने कहा था, चार्ट आपको बढ़िया से समझाया था। उसमें समझाया था कि आपको कि अद्वितीय हल, अनेक हल, कोई हल नहीं। अब इसको चेक करके हमें बताना है कि इसमें से क्या होगा, इस समीकरण का क्या हल हो सकता है। अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं। तो पहले आप समीकरण को लिख लें मूल रूप में, जैसे कि 2x माइनस 3y और प्लस 2 दिया है तो बराबर को साइड करके ले जाए तो ये -2 हो गया। ये समीकरण 1 हो गया आपका। तो यहाँ से a1 क्या निकलेगा 2, b1 क्या निकलेगा, अब चिन्ह के साथ लिखेंगे। b1 क्या होगा -3, c1 क्या होगा -2। ठीक, अब इसको जरा देखें तो यहाँ पर दूसरा समीकरण क्या दिया रखा है यहाँ पर, तो 6x माइनस में 9y और इधर बराबर के साइड अगर इसको ले जाते हैं तो माइनस में 5 आता है। तो ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब यहाँ से आप a2 को निकाल लें। a2 कितना हो गया 6, b2 कितना हो गया माइनस के साथ 9 और c2 कितना हो गया माइनस में 5। ठीक, अब इसको आप क्या करें, अनुपातिक रूप में लिखें a1/a2 के रूप में। तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के रूप में लिख कर देख ली एक बार। तो a1 कितना दे रखा है 2, a2 कितना है 6, b1 कितना है -3, b2 कितना है -9 और c1 कितना दिया है -2 और c2 कितना दिया है -5। माइनस से माइनस खत्म, माइनस से माइनस खत्म। यहाँ से सरलतम रूप करने के बाद 2 तिये में 6, 3 तिये में 9, यहाँ तो सरलतम रूप होगा। तो क्या आया 1/3, यहाँ क्या आया 1/3 और यहाँ 2/5। अब आप यहाँ पर जरा देखें कि क्या हो रहा है, क्या रहा है यहाँ पर कि a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर तो है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ इक्वल नहीं है किसके, c1/c2 के। तो क्या हुआ a1/a2 बराबर b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2। जरा सोचिए, मैंने क्या बताया था, ऐसा अगर कंडीशन आ जाए तो कितने हल होंगे। तो हमने कहा था इस तरह का अगर सिचुएशन आ जाए तो वे लाइन समानांतर होते हैं। और जब ये समांतर होंगे, कहीं टच नहीं करेंगे तो कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ जरा देखें कि ऑप्शन कहाँ है, सी में कोई हल नहीं। तो इसका आंसर हो गया कोई हल नहीं। समझ में आया होगा। चलिए ठीक, तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब आप याद रखेंगे, इस तरह का अगर आएगा तो आप इस कंडीशन को ही याद रखें बस, कब क्या होगा। देखिए हमने बताया था ना कि हम आपको साथ साथ बताते भी चलेंगे। देखिए बता दिए इस तरह का कंडीशन आएगा, समानांतर होगा, कोई हल नहीं होगा, बोले तो विरोधी भी होगा।
ठीक, चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो चलिए ये रहा अपना अगला सवाल। तो चलिए ये रहा अपना अगला सवाल। क्या है? रैखिक समीकरण युग्म 5x माइनस 4y बराबर माइनस में 8। दूसरा समीकरण क्या है? 7x प्लस 6y बराबर में 9। पूछ रहा है कि कितने हल होंगे। फिर उसी तरह का है, तो आप यहाँ से a1 लिखे तो डायरेक्ट, ज़्यादा नहीं, वहाँ पर समीकरण ज़्यादा नहीं लिखना है, बस हम देखेंगे समीकरण a1 a2 b1 b2 खोजना शुरू कर देंगे। a1 कितना है? 5, b1 कितना है? माइनस में 4, c1 कितना है? माइनस में 8, a2 कितना दिया है? 7, b2 कितना दिया है? तो 6, और c2 कितना है? 9। अब जब तुरंत से इसका अनुपातिक निकाले, 5/7, a1/a2 करेंगे तो 5/7, b1/b2 करेंगे तो -4/6, और c1/c2 करेंगे तो -8/9। देखे तो कटने लायक है, कुछ यहाँ से कटने लायक है तो काट दिए। 2 दूनी में 4, 2 तिये में 6, 5/7, माइनस में 2/3, यहाँ माइनस में 8/9। कुछ दिख रहा? तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि एक भी बराबर नहीं, यानी एक भी बराबर नहीं, डज नॉट इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, यानी क्या कंडीशन आ गया? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम एक चीज़ तो ज़रूर पढ़े हैं, क्या कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 रहे तब, ये तो पढ़े हैं। हमें इधर नहीं देखना, बस इतना को देखना अभी। तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर रहता है तो क्या कंडीशन होता है? तो आप पढ़े थे क्या कि इसमें क्या होता है? प्रतिच्छेदी होता है। रेखा कैसी होती है? लाइन प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी होगा तो एक बार टच करेगा, प्रतिच्छेदी होगा तो एक बार टच करेगा, और एक बार टच करेगा तो केवल एक हल, केवल एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होगा। और क्या होगा? तो ये संगत होगा। और क्या लिखेंगे इसको? तो अविरोधी होगा, अविरोधी होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, तो ये क्या होगा? इसमें क्या पूछ रहा है? हल के बारे में पूछ रहा है। तो हल कैसा होगा? तो केवल एक हल, या ऑप्शन दिया रहे, या अद्वितीय हल। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है? अद्वितीय हल। तो ऑप्शन में ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करते रहें। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो ये रहा अपना अगला सवाल। क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 2y बराबर में 10 और 4x प्लस 4y बराबर में 20 के कितने हल होंगे? ठीक उसी तरह जिस तरह से 1 और 2 सवाल बनाए थे, ठीक उसी तरह इस सवाल नंबर 3 को भी हम बनाएंगे। इसको बनाने के लिए तुरंत में हम क्या करेंगे? a1 a2 b1 b2 ये खोजना शुरू करेंगे। तो a1 क्या है यहाँ पर? a1 2, b1 भी 2 और c1 10। a2 कितना है? तो a2 4, b2 4 और c2 कितना है? 20। अब हम क्या करेंगे? तो a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 रखकर चेक करें क्या होता है। 2/4 रखेंगे, फिर क्या है? 2/4 दिया है, और फिर 10/20। अब ये कटने लायक है तो अब काट दें। चलिए ये कट गया, क्या आ गया? 1/2, 1/2 और 1/2, यानी यहाँ से क्या पता चल रहा है
कि ये तीनों आपस में बराबर है, यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के, यानी तीनों आपस में बराबर, तीनों अनुपाती क्या आपस में बराबर है। तो इस तरह का अगर कंडीशन आता है तब क्या होता है, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 हो जाए तो क्या होता है, हम पढ़े थे पीछे, क्या होता है क्या, तो इस तरह के होने के बाद क्या होता है कि ये लाइन क्या हो जाते हैं, संपाती हो जाते हैं, ये लाइन क्या हो जाते हैं, संपाती हो जाते हैं, यानी आश्रित, यानी ओवरलैप कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, ओवरलैप करते हैं तो क्या होता है, क्या होगा, कितने हल होंगे, यानी कि ये आपस में बार बार टकराएंगे, अनेक बार टकराएंगे, अनेक बार होगा तो अनेक हल होगा, क्या होगा, अनेक हल। तो इसका आंसर क्या हो गया, अनेक हल, यानी A1/A2 B1/B2 और C1/C2 होने के बाद क्या होता है, अनेक हल होता है, अनेक हल, और क्या, तो संगत होता है, और जब ये संग हो गया तो अविरोधी हो गया, अविरोधी हो गया, और इस तरह कंडीशन आने के बाद क्या होता है, संपाती या आश्रित, संपाती या आश्रित होता है। तो समझ में आया होगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो यह रहा अपना अगला सवाल, रैखिक समीकरण युग्म 2x - 4y - 3 बराबर में 0, x - 2y + 5 बराबर में 0 का निकाय पूछ रहा है, यानी विरोधी है, अविरोधी है, आश्रित है, संगत। तो इसको निकालने के लिए भी हम वही करेंगे, A1/A2 B1/B2 C1/C2 करके हम चेक कर लेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ से अगर हम लेते हैं A1/A2, हम आप डायरेक्ट बैठाने का प्रयास करेंगे, बार बार लिखेंगे नहीं। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बैठाएं तो A1 क्या है, 2, A2 क्या है, तो कुछ नहीं यहाँ पर, तो एक तो गुणांक में होगा A2, B1 कितना है, B1 में माइनस में 4, B2 कितना में है, माइनस में 2, और C1 माइनस में 3, और सॉरी पहले यहाँ पर माइनस में 3 नहीं, पहले आप इसको बराबर कर ले, पहले आप इसे बराबर कर ले। तो यहाँ बराबर होकर उस साइड जाने के बाद कितना होगा, 3, तो 3, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर को उस साइड जाने के बाद माइनस में 5, ठीक। तो अब यहाँ से निकाले तो 2, यहाँ कट के कितना 2, और यहाँ पर कितना होगा, तो 3 में -5। तो क्या आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू क्या, तो C1/C2 के। तो इस तरह का अगर आ जाता है तो फिर हम क्या कहते हैं उसको, A1/A2 B1/B2 बराबर है ये दोनों, और यहाँ तीसरा बराबर नहीं हो, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तो ये होंगे समांतर, लाइन समांतर होगा, समानांतर होगा, और क्या होगा, तो जब ये समांतर है तो अविरोधी होगा, सॉरी समानांतर है तो विरोधी होगा, समांतर है तो विरोधी होगा, विरोधी होगा, अविरोधी है तो संग तो होगा नहीं, असंगत होगा, असंगत, असंगत होगा, ये तीन। अब इस तीनों में से देख ले यहाँ पर क्या है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में क्या है यहाँ पर, तो अविरोधी तो होगा नहीं, अविरोधी कब होता है, जब संग होते हैं। तो यहाँ पर विरोधी, हाँ विरोधी होगा, आश्रित तो होगा नहीं, ओवरलैप नहीं होगा, और संगत तो होगा नहीं, तो क्या होगा, विरोधी। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, विरोधी, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं C1/C2 हो तो क्या होता है, समांतर, विरोधी और असंगत होता है। तो इसको याद करके रखेंगे आप, पीछे हमने बहुत ही अच्छे तरह से समझाया था आपको। तो चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं, ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए
तो ये रहा अगला सवाल। रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर में 1 है। यहाँ पर दूसरा समीकरण है 2x माइनस 5y बराबर में -3 का निकाय पूछ रहा है। निकाय पूछ रहा है तो फिर उसी तरह से जैसे अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 में किए थे, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे किए थे a1 a2 निकाल के b1 b2, तो इस तरह से आप यहाँ भी निकालें तो a1 कितना होगा, a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 पर रखकर चेक करें। a1 कितना है 1, a2 कितना है तो 2, b1 कितना है 3 और b2 कितना है -5, c1 कितना है तो 1 और c2 कितना है तो -3। अब आप यहाँ पर देखें तो कोई बराबर हो रहा है क्या, कुछ बराबर। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है क्या b1 बट्टे b2 के, और ये बराबर नहीं है c1 बट्टे c2। हम एक बात तो ज़रूर पढ़ें कि ये चीज़ कि a1 बट्टे a2 अगर बराबर नहीं हो b1 बट्टे b2 के तो क्या होता है, वो लाइन क्या होता है, प्रतिच्छेदी। वो क्या होते हैं, प्रतिच्छेदी होते हैं। और जब ये प्रतिच्छेदी है तो क्या होंगे, तो संगत होंगे, संगत होंगे, ठीक। और क्या होंगे, विरोधी, विरोधी क्या अविरोधी, तो अविरोधी क्या होंगे, अविरोधी। संग होंगे तो अविरोधी ही ना, तो अविरोधी। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखें कि इसमें से कुछ है, तो इसमें से क्या है यहाँ पर अविरोधी। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, अविरोधी। विरोधी तो होगा नहीं, विरोधी कब होता है, जब समांतर होता है। आश्रित कब होता है, ओवरलैप बोले, और समांतर, तो समांतर तो अविरोधी। ये दोनों तो ऑप्शन सेम ही हो गया। तो चलिए समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर अगले सवाल की ओर चलें। तो ये रहा अपना अगला सवाल, क्वेश्चन 6। क्या कहता है कि k के किस मान के लिए kx प्लस 7y बराबर 5 और 2x प्लस y बराबर 1 का अद्वितीय हल होगा। देखिए अब तक दो इक्वेशन देता था और हम क्या करते थे, उसमें निकालते थे कि कैसा है, अद्वितीय हल है, अनेक हल है, एक हल है, जो भी हम निकालते थे। अभी क्या कह रहा है कि जो k के किस मान के लिए, एक मान गायब कर दिया और कहता है k रख दिया है, x का फर्स्ट समीकरण में x का गुणांक k दे दिया और कहता है अद्वितीय हल के लिए k का मान क्या होना चाहिए। तो इसको निकालने के लिए आप सबसे पहले ये देखें अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या, अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या होता है कि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। आप इस पर रखें मान को और निकालें, ये कंडीशन होता है अद्वितीय हल के लिए। तो इस कंडीशन को ही हम फॉलो करेंगे। तो चलिए a1 कितना होगा k, a2 कितना होगा तो यहाँ पर 2 डज नॉट इक्वल टू b1 कितना है तो 7 और b2 कितना है तो यहाँ पर 1 है गुणांक में तो 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, क्रॉस मल्टीपल करने के बाद क्या होगा, k1 से k को 1 से तो यहाँ होगा k और 2 7 7 दूनी 14 और डज नॉट इक्वल टू 7 दूनी 14, सॉरी 7 दूनी में 14। तो k डज नॉट इक्वल टू 14 के लिए क्या है, अद्वितीय हल होगा। इस इक्वेशन का ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें k डज नॉट इक्वल टू 14 होने पर 14 होने पर क्या होगा कि अद्वितीय हल होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी नंबर ऑप्शन। अद्वितीय हल होने के लिए क्या होगा, k डज नॉट इक्वल टू 14 होना चाहिए। तो समझ में आया होगा। तो चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन 7 की ओर। तो ये रहा अगला सवाल, क्वेश्चन 7। क्या है, k के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई इक्वल टू -8 तथा 6x माइनस के वाई इक्वल टू -16 समपाती रेखा को प्रदर्शित करता है।
अर्थात क्या कह रहा है कि 3x माइनस वाई बराबर में -8 तथा 6x माइनस में के वाई बराबर में -16 दे रखा है। दो इक्वेशन दे रखा है और कह रहा है कि समपाती रेखा को प्रदर्शित करता है के किस मान के लिए। यहाँ पर के रखा है, के किस मान के लिए यह समपाती रेखा प्रदर्शित करेगा। तो आप बताएं के का मान क्या रखे जो प्रदर्शित है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे। समपाती के लिए हम क्या कंडीशन पढ़े हुए हैं, आश्रित के लिए समपाती के लिए क्या कि a1 बाई a2 जो है इक्वल होना चाहिए b1 बाई b2 के, और ये भी इक्वल होना चाहिए किसके, c1 बाई c2 के। ये सब इक्वल होने चाहिए, तब क्या होगा कि रेखा समपाती होगी। आश्रित हो बोले या समपाती। तो चलिए यहाँ पर हम मान रखते हैं a1 कितना होगा, तो पहले इक्वेशन से लेंगे कि कितना 3 यानी 3 बटे में a2 यहाँ पर 6 बराबर b1 कितना होगा तो माइनस में 1, b2 माइनस में k, c1 माइनस में 8, c2 माइनस में 16। ठीक, अब यहाँ देखिए कटने लायक है कुछ, तो कटने लायक यहाँ 3 दूनी में 6, 8 दूनी में 16, माइनस से माइनस, माइनस से माइनस खत्म। अब यहाँ पर क्या हुआ 1 बट्टे में 2, यहाँ पर 1 बट्टे में के और यहाँ पर भी 1 बट्टे में 2। अब इस के का मान निकालना है तो या तो इसके बराबर कर ले या इसके, दोनों साइड तो बराबर ही है, यहाँ भी 1/2 यहाँ भी 1/2। अगर हम इसके बराबर करें तो किसी एक के बराबर करके हम निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर दोनों के बराबर आपको करके दिखा रहे हैं। चलिए मैंने 1/2 बराबर के 1 बट्टे के ले लिया यहाँ पर एक बार, और एक बार इस दोनों को बराबर कर लेते हैं 1 बट्टे के बराबर 1/2। यहाँ से आप निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद के का के से होगा k1 के और 2 1 2। ठीक, यहाँ से भी करेंगे तो के लिए k1 के, ठीक, यहाँ 2 1 2 और k1 के। तो यहाँ से भी के का मान कितना आया 2, यहाँ से भी के का मान 2, यहाँ से भी के का मान, यानी के का मान 2 के लिए ये दोनों इक्वेशन का जो रेखा होगा वो क्या होगा समपाती। समपाती करने का मतलब ओवरलैप कर जाना, एक दूसरे पर से होके गुजर जाना। ठीक, तो किस मान के लिए होगा ये, तो 2 के लिए। किस मान के लिए, 2 के लिए। तो के मान कौन होंगे 2, तो कितने में, ऑप्शन नंबर 1 में। साथियों समझ में आया होगा। तो चलिए फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो साथियों ये रहा अपना अगला सवाल। के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस के वाई बराबर में 6 और 2x माइनस में 4y बराबर 3 के अनगिनत हल होंगे, यानी अनेक हल होंगे। तो अनेक हल के लिए हम क्या कंडीशन पढ़े थे, अभी जो हम पिछला क्वेश्चन नंबर 60 में क्या देखे थे कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर में c1 बाई c2। ये क्या होते हैं, ये समपाती होते हैं, और यही कंडीशन भी अनगिनत हल को दिखाता है। इसी कंडीशन से अनगिनत हल भी आते हैं, समपाती भी होते हैं इसी से। तो चलिए फिर वही काम करते हैं जो हम अभी क्वेश्चन 7 में किए थे। a1 का मान रखेंगे तो a1 का मान कितना आएगा 4, a2 का मान क्या है 2, b1 का मान कितना है तो k, और b2 का मान कितना है तो माइनस में 4। c1 का मान निकाले तो यहाँ से 6 और यहाँ से c2 का मान 3। अब यहाँ पर कटने लायक है कुछ तो काट सकते हैं आप, 2 दूनी में 4, 3 दूनी में 6, यहाँ 2, यहाँ के बट्टे में -4 और यहाँ पर भी 2। नहीं कुछ तो नीचे में हम 1 तो लिख सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 2 एकम 2, 2 3 एकम 3 हम लिख देते। चलिए ठीक, अब यहाँ से क्या करें के का मान निकालें, या तो हम इसको इसके बराबर कर, इस दोनों को बराबर कर दें या इस दोनों के बराबर, दोनों में मान सेम ही आएगा क्योंकि यहाँ भी 2 ही है यहाँ भी 2 ही है। तो आप दोनों के बराबर में करके एक बार देख लें। यहाँ से अगर हम करें तो के बट्टे -4 रख के, तो यहाँ से क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 4 दूनी में 8 होगा, तो माइनस में 8 है। यहाँ पर के को 1 से करने के बाद के, यानी के बराबर क्या आ रहा है -8। आप यहाँ से भी करके देख सकते हैं।
तो यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से भी उतना ही आएगा, क्योंकि दोनों साइड तो सेम ही था, इधर भी 2 इधर भी 2। चलिए आप यहाँ से भी कर लीजिए। तो k इक्वल टू क्या हो गया, 4 दूनी में 8 माइनस में। तो आप देख लीजिए कि k का मान क्या है, -8। यानी इस समीकरण में अगर k का मान -8 दे दे तो इस समीकरण का अनगिनत हल हो जाएगा। कितने हल होंगे, अनगिनत हल हो जाएंगे। तो k का मान क्या होगा, -8। आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए आप चेक करके भी देख लीजिए कि -8 रखने के बाद क्या अनगिनत हल होते हैं कि नहीं। तो यहाँ हम चेक करके देखते हैं कि k का मान -8 रख के, चलिए 4/2 लिया था a/a2, b1/b2 क्या होगा, तो b1 का k का मान कितना, -8 में आप -4 रखें। फिर वहाँ पर 6/3 c1/2। अब इसको काटें तो 2 दूनी में 4, 4 दूनी में 8 और 3 दूनी में 6, यानी 2 बराबर 2 बराबर 2, यानी क्या आ गया, a1/a2 आ गया बराबर b1/b2 आ गया और c1/c2। तो देखिए ये चीज़ आ गया ना, आ गया। तो ये कंडीशन क्या दिखाता है, ये कंडीशन यही दिखाता है कि अनगिनत हल होगा, संपाती होगा, यही ना। तो अब तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए ठीक, तो हम कोई अगले क्वेश्चन की ओर चले। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा अपना अगला सवाल, क्वेश्चन 9। यदि समीकरण kx माइनस में 5y बराबर 2 इक्वल टू 2 तथा 6x प्लस 2y इक्वल टू 7 के कोई हल न हो, क्या कह रहा है, कोई हल न हो। तो कोई हल न होने के लिए क्या कंडीशन है, कोई हल कब नहीं होगा, किसी दो इक्वेशन का हल कब नहीं निकलेगा, जब वो पैरेलल होगा यानी समानांतर होगा। और समानांतर के लिए, समांतर के लिए क्या होता है कंडीशन, a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2 के। ये कंडीशन होते हैं क्या, कोई हल ना हो या समांतर हो तब। ठीक, तो इस पर आप निकालें तो a1/a2, तो a1 का मान क्या है k, a2 का मान 6, b1 का मान माइनस में 5, b2 का मान कितना होगा 2, c1 का मान 2 और c2 का मान 7। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर बराबर अगर होता, ये दोनों बराबर है तो यहाँ से हम k का मान निकाल सकते हैं ना। तो हमें इस दोनों को लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में देखिए बराबर के बाद डज नॉट इक्वल टू का बात नहीं दिया हुआ, तो डज नॉट इक्वल टू वाली होता तब तो हम यहाँ से निकालना प्रयास करते। इस दोनों के बीच निकलेगा नहीं, जहाँ से निकालेंगे हम, डज नॉट इक्वल टू तो दिया नहीं है, यहाँ पर k का मान निकालना है तो k का मान हम निकालेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, k/6 ले लेंगे और यहाँ से -5/2 ले लेंगे। अब यहाँ से हम इसका मान निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पर 2k आ सकता, और यहाँ पर 6 5 6 में 10, 6 5 6 में 30 और माइनस में लिख देंगे 6 5 6 में 30 माइनस में। अब यहाँ से k का मान क्या निकल जाएगा, -30/2 कटने के बाद क्या आएगा, तो कटने के बाद साथियों क्या आएगा, -15। तो k का मान क्या निकल के चला आया, -15। ठीक, तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, -15। तो जो कि ऑप्शन नंबर कितना में, डी में दिया हुआ है। यानी समीकरण में अगर यहाँ पर k का मान -15 रख दे तो इस समीकरण का कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक, क्योंकि k का मान -15 रखने के बाद ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये बराबर नहीं होंगे। तो वही तो कंडीशन होता है, a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2। आप यहाँ पर -15 रख के देख लीजिए, -15/6 अगर रखते हैं तो वहाँ -5/2 और 2/7। आप यहाँ से काटेंगे तो 3 दूनी में 6, 3 5 15, -5/2 और फिर यहाँ पर -5/2 बराबर नहीं 2/7। अब देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, a1/a2 b1/b2 के बराबर हो गया, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन तो दिखाता है ना कि क्या, कि कोई हल नहीं है या समानांतर है। समझ में आओगे साथियों। तो चलिए फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं।
तो साथियों ये रहा अगला सवाल क्वेश्चन 10। समीकरण निकाय 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 तथा 3x माइनस वाई प्लस 12 बराबर 0 का आलेख दो सरल रेखा है जो है, यानी ये दोनों समीकरण जो दिया है, ये दोनों समीकरण क्या है कि रेखा प्रदर्शित करता है। तो वो रेखा क्या है? वो रेखा समपाती है या समांतर है या प्रतिच्छेदी है। तो हम किसी भी तरह का कोई भी अभी तक हम देखते आ रहे हैं, आप भी देखते आ रहे हैं, बनाते आ रहे हैं कि हम जब भी इस तरह का आता है समांतर हो, प्रतिच्छेदी हो, एक हल हो, अनेक हल हो, कुछ भी करने के लिए हम क्या करते हैं? A1/A2 B1/B2 C1/C2 करके निकालते हैं। तो यहाँ भी वही काम करना है, समपाती समांतर प्रतिच्छेदी चेक करना है कि इसका लाइन क्या होगा। इस दोनों समीकरण का लाइन अगर हम खींचेंगे ग्राफ पर तो वो कैसा होगा? समपाती होगा, समांतर होगा, प्रतिच्छेदी होगा। तो इसके लिए हम क्या करें? पहले समीकरण को ठीक कर ले थोड़ा। तो जैसे यहाँ पर 6x माइनस 2y, तो 9 को उधर ले जाएं तो क्या होगा? माइनस में 9। समीकरण फर्स्ट अगर इसको मान लेते, यहाँ से हम A1 निकाले तो A1 क्या होगा? 6। B1 क्या होगा? माइनस में 2। C1 क्या होगा? माइनस में 9। चलिए अब इसमें देखें तो 3x माइनस में y और बराबर में अगर 12 को इस साइड ले जाएं तो माइनस में 12। ये समीकरण क्या हो जाएगा? सेकंड। यहाँ से A2 क्या निकल आएगा? तो 3। B2 क्या निकलेगा? तो माइनस में 1। C2 माइनस में 12। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या है। कैसे चेक करेंगे? तो A1/A2 करके और B1/B2 करके। A1/A2 बराबर में B1/B2 और बराबर में C1/C2 पर रख कर हम चेक करते हैं कि क्या आता है। तो A1 क्या है? 6। A2 कितना दिया है? 3। B1 कितना है? तो माइनस में 2 और B2 कितना है? माइनस में 12 और C1 माइनस में 9 और C2 माइनस में 12। अब यहाँ देखिए काटने लायक है कुछ तो काट दीजिए। ठीक, यहाँ से अगर काटे तो 2 छक्के 12, यहाँ से 3 तिया 9, 3 चौके 12, यहाँ से 3 दूनी में 6, क्या आया? 2 बराबर यहाँ 1/6 बराबर 3/4। और कुछ कटने लायक है क्या? एक बार चेक कर लीजिए। 6x माइनस 2y प्लस 9, 6 माइनस में 2 माइनस में 9, 3 माइनस में 1 माइनस में 12। तो A1/A2 6/3, B1/B2 माइनस में 2/में B2 में, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया मान बिठाने में। ठीक, फिर से हम करते हैं। A1 6, A2 3, B1 माइनस में 2, B2 माइनस में 1, C1 माइनस में 9 और C2 माइनस में 12। ठीक, अब यहाँ से काटेंगे तो यहाँ माइनस माइनस तो ख़त्म हो जाएगा। 3 दूनी में 6 होगा और यहाँ पर 3 तिये में 9, 3 चौके 12। यहाँ से अगर हम देखें तो 2 आया, यहाँ भी 2 और यहाँ कितना आया? 3/4। तो यहाँ ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है आपस में, लेकिन ये बराबर नहीं है। यानी क्या कंडीशन निकल के आया? क्या निकल के आया साथियों? तो A1/A2 जो है वह B1/B2 के बराबर तो है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो इस तरह के कंडीशन आने के बाद क्या होता है? वो रेखा कैसी होती है? तो समांतर होती है। वो रेखा कैसी होती है? समांतर रेखा होती है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? समांतर रेखा। वही पूछ रहा था ना, आलेख कैसे होंगे? तो आलेख दो सरल रेखा है जो क्या है? वो सरल रेखा क्या आपस में समांतर है। क्या है? समांतर। ठीक साथियों, तो अब आगे सवाल की ओर देखते हैं। चलिए अगले सवाल देखते हैं अब। तो साथियों ये रहा अगला सवाल क्वेश्चन 11।
क्या है कि 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 1 तथा 2x प्लस 5y इक्वल टू 7 के हल, यानी यहाँ से इस दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान हमें निकालना है। साथियों आपको ये चीज़ आता भी होगा निकालने के लिए, चलिए आप भी निकालिए और हम भी यहाँ करके देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे समीकरण फर्स्ट क्या है कि 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 1 दिया है, ठीक। चलिए हम इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और यहाँ दूसरा क्या है तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 7, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब यहाँ से कुछ कटने लायक हो घटाने करके या जोड़ करके तो वो देखते हैं। इसमें किसी एक चर को यहाँ से हटाएंगे तभी तो एक चर का मान निकल पाएगा। तो यहाँ से किसी एक मान को हमें गुना करके किसी तरह जोड़ के घटा के किसी तरह हमें एक का मान निकालना होगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटा दें तो 2x में 2x घटने के बाद 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो होगा वो, तो हम यहाँ अगर ये कर दें समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को हम अगर घटाते हैं तो क्या होगा, 2x माइनस 3y बराबर माइनस में 1 दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर 2x प्लस 5y इक्वल टू 7। अब यहाँ पर हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस कर रहे हैं तो माइनस, यहाँ पर भी माइनस, प्लस है तो माइनस, और यहाँ पर माइनस, ठीक। अब यहाँ से हम अगर करें 2 में से 2 जाने के बाद ये क्या होगा, यहाँ पर कट जाएगा। अब यहाँ पर अब क्या बच गया तो माइनस में 3y, और देखिए तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस में ये 3y और माइनस में 5y, तो माइनस 3 या माइनस 5 माइनस 8 यानी 8y, माइनस में 8y। अब बराबर में यहाँ पर माइनस में 7 है और माइनस में 1 है, तो माइनस 7 और माइनस 1 कितना हो जाएगा तो माइनस में 8। यहाँ से अगर हम y बराबर निकालना चाहें तो माइनस में 8, ये बट्टा में जाएगा तो फिर माइनस में 8, ये कट के क्या आ गया 1। तो y बराबर हमें क्या निकल के चले आया, y का मान कितना आया 1। अब इस y के मान को हम किसी एक समीकरण या तो समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकंड में रख दें तो x का मान निकल जाएगा। तो x का मान निकालने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट या सेकंड में हम इस y के मान को रखेंगे। चलिए हम समीकरण फर्स्ट में रख के देखते हैं। तो आप चाहें तो सेकंड में भी रख कर निकाल सकते हैं, दोनों में सेम ही आएगा मान, कहीं से भी आप करके देख लें। तो हम फर्स्ट में अभी रख रहे हैं, तो चलिए 2x, अब y का मान रखना है तो y का मान हम रख देते हैं 3, और यहाँ से y का मान हम 1 को रख दिए, और यहाँ से माइनस में 1 पहले से। अब यहाँ से हम निकाले तो 2x, यहाँ से अगर माइनस 3 और माइनस में 1, माइनस 3 अगर उधर करें तो माइनस में 1 में अगर प्लस 3 जोड़े तो क्या आ जाएगा 2, यानी 2x बराबर 2। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 2/2, जो कट के क्या आ गया 1। तो x का मान क्या आ गया 1, 1, यहाँ से भी आ गया, x का मान क्या आ गया 1 और y का मान भी 1, यानी इस समीकरण का हल निकल के क्या आया, तो हल करने के बाद x का मान 1 और y का मान 1। तो देखिए इसमें कहाँ पर है, तो सी नंबर ऑप्शन में देखते हैं कि x का मान 1 और y का मान 1 दे रखा है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, सी नंबर ऑप्शन। समझ में आया होगा साथियों। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो चलिए साथियों, ये रहा अपना अगला सवाल, क्वेश्चन 12। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, यानी 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 के हल होंगे। ठीक उसी तरह सवाल जैसे क्वेश्चन 11 हमने बनाया था। क्या छोड़ दें आप बना लीजिएगा। चलिए हम बना लेते हैं, साथ में आप भी बनाइए, आसान सा है, बन जाएगा। चलिए 2x प्लस 3y और इक्वल टू 11 दे रखा है। चलिए हम इसको समीकरण फर्स्ट आप मान लीजिए। ठीक,
अब समीकरण सेकंड क्या है, तो 2x माइनस 4y बराबर में -24, यह समीकरण सेकंड मान लिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या करें, तो ठीक उसी तरह जैसे हम किए थे अभी क्वेश्चन 11 में, यहाँ भी देख रहे हैं कि हम 2x में 2x अगर घटा दे तो कट जाएगा, माइनस होकर 0 बच जाएगा, और यहाँ पर कोई मान निकलेगा जिससे हम y का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ करते हैं, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को हम घटा देते हैं। फर्स्ट में से सेकंड को हम घटाने के बाद क्या होगा, 2x प्लस 3y बराबर में 11, ठीक, और यहाँ पर 2x माइनस में 4y और इक्वल टू -24 दिया। चलिए माइनस करते हैं यहाँ पर, तो माइनस करने के बाद ये माइनस, यहाँ पहले से ही एक माइनस है तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से पहले ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ से करें तो माइनस माइनस ये तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया, 4 3 7y 7y, और यहाँ से क्या हो गया, जोड़े तो यहाँ पर 11 है साथियों, ठीक से लिख दे रहे हैं आपको। चलिए अब ठीक, तो अब यहाँ पर आप जोड़े तो 4 1 5 2 1 3, तो यहाँ से कितना हो गया 35 35। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 35/7 अगर करें तो 7 से यहाँ से डिवाइड करने के बाद भाग करने के बाद क्या आ गया, y का मान 5, y बराबर कितना आ गया आपको 5 मिल गया y बराबर। अब हम इसी y का मान को, y के मान को समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में कहीं पर रख के हम चेक कर लेंगे तो निकल जाएगा। चलिए हमने पहले बार में 11 में फर्स्ट में रख के देखा था, तो इस बार हम सेकंड में रख के देखते हैं। चलिए नहीं तो फर्स्ट में ही रखिए आप। चलिए हम फर्स्ट में रख के देखते हैं, आप सेकंड में रख के देखिए, क्या हम मेरा मान और आपके मान में कोई फ़र्क भी आता है क्या, तो सेम ही आएगा। चलिए आप सेकंड में रखिए, हम फर्स्ट में रखते हैं। चलिए y बराबर हम यहाँ पर रख देते हैं, y बराबर क्या, फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट में y बराबर 5 रखने पर, ठीक, y बराबर 5 अगर रखे तो 2x और y का मान 5 रखेंगे तो 3 गुने 5 3 गुने 3 मल्टीपल 5 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर 11। अब यहाँ से कहें तो 2x और प्लस में 5 दिए में 15 और इधर 11, ठीक 11। अब यहाँ से अगर हम कहें तो 2x बराबर 11, अब माइनस में उधर जाने के बाद 15 हो जाएगा माइनस में, ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया, घट के 11 में से 15 घटाएंगे तो माइनस में 4 होगा ना, माइनस में 4, तो x बराबर क्या निकल गया माइनस में 4 और बट्टे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, बट्टे में तो 2। अब यहाँ से काटेंगे तो क्या निकलेगा, 2 बार में कट के क्या निकलेगा, माइनस में 2, यानी x का मान कितना आया, x का मान कितना आया माइनस में 2, और y कितना आया आपको, y बराबर 5। चलिए इस तरह का ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है सवाल में, तो इस तरह का ऑप्शन आप देखिए तो x बराबर -2 तो है लेकिन -5 ये नहीं होगा, -2 है और 5 है, तो ये हो गया। तो इस सवाल का आंसर भी निकल गया, x बराबर -2 y बराबर 5। तो साथियों इसी के साथ अपना ये चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ख़त्म होता है। मैंने सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को इस चैप्टर में करा दिया है। आप इस सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छे से कर जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर के। उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो अपने साथियों के साथ इस क्लास को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो अगर कोई डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलते हैं, जय हिंद, धन्यवाद।